बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे फैसल वाडा की दरख्वास्त के हवाले से, जिसकी आज समाअत की गई सिंध हाई कोर्ट में। और ये दरख्वास्त जो कि इलेक्शन कमीशन की नाअहल करने की कार्रवाई को रोकने के लिए दी गई थी, उसके हवाले से ही समाअत की गई। और इस समाअत में जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनका ये कहना था कि पहले पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने रखा जाए। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला रख दिया गया। इसके अलावा अदालत ने मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उस पर इस्तफ़सार भी किया कि इलेक्शन कमीशन का आया ये दायरा इख्तियार बनता है कि वो पूछ-गुछ या सवालात कर सके किसी भी इलेक्टेड नुमाइंदे से। और ये भी पूछा गया कि असल डेट जो है, यानी जो तारीख़ है दोहरी शहरियत छोड़ने की, वो क्या है, वो क्यों नहीं बताई जाती। इस हवाले से सवालात किए गए, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे GM गोपांग जी। अस्सलाम वालेकुम गोपांग, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। मुझे ज़रा बताइएगा कि आज ये जो समाअत हुई है फैसल वाडा की दरख्वास्त की, तो NA 249 के हवाले से, जिसमें इलेक्शन कमीशन शायद नाअहल करने जा रही है उन्हें, क्या समाअत हुई है, क्या इस्तफ़सार किया गया अदालत की जानिब से? जी, ये PTI के जो रहनुमा हैं उनकी जो दोहरी शोरियत का मामला है, वो इलेक्शन में पहले पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमायतों ने जो है वो दरख्वास्त दी, जिसमें खास तौर पे पीपल्स पार्टी के मंतोखेल साहब जो है वो थे सरफहरिस्त। आज जो समाअत सिंध हाई कोर्ट में इस सिलसिले में हुई है, सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में भी एक सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि जो फैसल वाडा के खिलाफ एक फैसला आ चुका है दोहरी शोरियत के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट का, जिसका जिक्र जो है सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया था, उसके मुतालिक उन्होंने सवालात उठाए कि वो क्यों नहीं पेश किया जा रहा। और खास तौर पे दोहरी शोरियत जो खत्म करने का फैसल वाडा की जानिब से जो फैसला किया गया था, आया वो इलेक्शन कंडक्ट करने से पहले किया गया था या इलेक्शन जीतने के बाद और मेंबर कौमी असेंबली बनने के बाद जो मामला था वो अंजाम पाया था, जिस पर जो वकील फैसल वाडा थे वो भी आज अदालत को मुतमईन नहीं कर सके हैं। अदालत ने अब भी दोबारा वही अपना ऑप्शन देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन में जो ये मामला चल रहा है, इसमें खास तौर पर जो इस्लामाबाद और पेशावर में जो ये समाअत हुई थी दोहरी शोरियत की, उसका जो फैसला है उसकी कॉपी अदालत में आइंदा समाअत पर पेश की जाए। बहुत सारे सवालात उठाए गए थे, जिसमें दोहरी शहरियत के मामलात को जो डिस्कस किया गया था पेशावर के हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें ये खास तौर पर सवाल था कि फैसल वाडा की जो दोहरी शहरियत है उसमें उनके फैमिली और बाकी जो मामला थे उसको भी डिस्कस किया गया। और दोहरी शहरियत का जो इस वक्त का जो इस सेनेट के इलेक्शन में भी जो बात की गई थी, उसके जवाबात भी जो है अब इलेक्शन कमीशन से तफसीली तौर पर जो है अदालत ने मांग ली है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने आइंदा समाअत पर जो इनके वकील हैं उनको कहा है, हिदायत जारी की है, और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन से भी डिमांड की गई है कि वो इस मामले तमाम अपनी जो कार्रवाई है वो अदालत में पेश करें सिंध हाई कोर्ट में। जी अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या फैसल वाडा को नाअहल करने की भी बात की गई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल किए जाने का इम्कान है? यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा की गई है कि किसी भी सूरत इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कार्रवाई ना कर सके। इसमें क्या वकील की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात पर यानी तुला हुआ है कि वो फैसल वाडा को नाअहल कर दे? जी, ये जो फैसल वाडा के वकील हैं बैरिस्टर मुईज़ अहमद, उनके लिए एक कहना था कि हमें शक है कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कोई अपनी जानिब से फैसला जो है वो दे दे। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि चूंकि ये मामला इस अदालत में है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को रोका जाए, जबकि जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मज़हर हैं उन्होंने ये वाज़ेह कहा है कि ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन का सिर्फ नहीं है, क्योंकि इस सिलसिले में पहले भी एक फैसला आ चुका है। तो उस फैसले में जितनी भी कार्रवाई की गई थी उसके मुतालिक जब तक ये चीजें नहीं आती, इस सिलसिले में जो आज की दरखास्त है उस पर कोई भी इक़ामात इलेक्शन कमीशन को हम नहीं दे सकते। ये एक शक की बुनियाद पर बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन पे एक प्रेशर दिया जाए। ये वकला फरीक़ैन की जानिब से होता है, चूंकि वकला सफाई मुईज़ जो थे वो उनका। अच्छा, फैसल वाडा के वकील की जानिब से तो ये भी कहा जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो आज अदालत में पेश कर दिया गया है और इस पे जो है वो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के रिमार्क्स भी थे कि इस फैसले के खिलाफ तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए।
जी, उनकी जानिब से जो फैसला की कापियां जो दी गई हैं उसमें समाज की कोई जो कार्रवाई है, जिसमें खासतौर पर एक सवाल जो आज भी जस्टिस मोहम्मद अली अजहर साहब ने उठाया है कि जो दोहरी शोरियत खत्म करने का फैसल वाडा की जानिब से फैसला है वो कब किया गया था, उसकी एक्चुअल डेट क्या है। जी असल जो तनाजा है वो इलेक्शन कमीशन में भी यही है, मगर जो कॉपी यहाँ पर जो प्रेजेंट की गई है उसमें ये चीजें वाज़ेह नहीं है, नहीं की गई है। अदालत ठीक। में ये सवालात उठा लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीएम गोपांग, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हमारे नुमाइंदे जीएम गोपांग हमारे साथ थे। और अब चूंकि NA 249 ये जो सीट फैसल वाडा के सेनेटर मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हुई है, इस पर बाई इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन पेपर्स भी सबमिट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मिफ्ता इस्माइल जो हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल और इसके अलावा हुमायूं उस्मान और हफीज़ुद्दीन ने अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करा दिए हैं। मिफ्ता इस्माइल का ये कहना था कि PDM की तमाम जमातें जो हैं वो इस इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे की जो हिमायत की जाएगी, और मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो बहुत पुरुम्मीद आज नज़र आए ये कहते हुए कि इस इलेक्शन में जो है वो मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा कामयाब हो सकता है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल भी ये दावे कर रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी NA 249 के इलेक्शंस में एक नई हवा का यानी ताज़ी हवा का झोंका साबित होगी। हार और जीत का फैसला तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अपने तौर से भरपूर कोशिश की जाएगी कि NA 249 के इलेक्शंस में जो है कामयाबी हासिल की जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम बात करें PDM की जो उसमें जमातें शामिल हैं, तो अब उसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े के मामलों पर। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इस्तीफ़े देना जो है वो दुरुस्त ना होगा, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शाज़िया मरी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, उनका बयान भी जारी किया गया कि इस्तीफ़े ना दे के 7 बाई इलेक्शंस और फिर सेनेट इलेक्शंस और यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट जीतना जो इस बात का सबूत है कि इस्तीफ़े ना देने का फैसला दुरुस्त था। और ये भी उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, इस्तीफ़े को बिल्कुल आखिरी ऑप्शन रखनी चाहिए। बहरहाल इसी हवाले से हम बात करेंगे और सिंध काबीना के इजलास के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब नवाब तैमूर तारपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वास्सलाम डॉक्टर बुलंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि PDM की जो जमातें हैं अब जरदारी साहब के बयान के बाद और मरीम नवाज के जवाबी बयान के बाद कुछ फासले होते नजर आ रहे हैं, सर क्या कहेंगे इस हवाले से? इंशाल्लाह ताला फासले नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप ये चीज बिल्कुल बरहम उस पर मैं खड़ा हूँ, हमारी पार्टी खड़ी भी है। ऑफकोर्स जब 11 जमातें हैं, हर एक जमात का अपना बयानिया है, हर एक जमात का अपना तरीक़ेकार है, वो सब चीजें आपको सामने रखनी पड़ेंगी। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमने कभी भी दूरी नहीं की, ना किसी ने दूरी पीपल्स पार्टी से की है। इशू ये है कि जो हमारे सरबराह हैं पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब, ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो शख्स हैं जिसने एक सिटिंग जनरल को वर्दी में पहले उनकी वर्दी उतरवाई, फिर उनको प्रेसिडेंसी से फारिग किया। यानी कि ऐसे किया जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, वैसे एक वर्दी वाले को आउट करके दिखा दिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। जो एक्सपीरियंस जरदारी साहब का है वो हमें काम आता रहेगा, PDM को काम आता रहेगा, और हम एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। हमारा अटल और आखिरी फैसला है कि हम साथ रहेंगे। ऑफकोर्स हमारा एक अपना ख्याल है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हमने सीटें छोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, तो हम पूरा ईवान बाला, नेशनल असेंबली, सेनेट, हर चीज प्लेनली प्योरली इनके हवाले कर देंगे। ये इस मुल्क के बेताज बादशाह बन जाएंगे। उसका रिजल्ट ये होगा कि जितनी चीजें ये गैर इखलाकी, गैर कानूनी, गैर शरई करना चाहते हैं, जिसमें ये 18 अमेंडमेंट खत्म करना चाहते हैं, सिंध का जो ड्यू शेयर है वो खत्म करना चाहते हैं, ये बहुत से काले कानून, ब्लैक लॉज लाना चाहते हैं इस मुल्क को, जिस हालत में इन्होंने अभी कर दिया उसे और बदतर लेना चाहते हैं। IMF की चमचागिरी के पीछे ये कुछ भी कर सकते हैं, और हम समझते हैं अगर हमने अपना ये हाथ निकाल लिया तो मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
हमारे पास बहुत ज्यादा तरीकेकार हैं इनसे निपटने के। लॉन्ग मार्च हमारा ऑप्शन है, नो कॉन्फिडेंस हमारा जो है मौकफ है, क्योंकि अभी भी जो नो कॉन्फिडेंस का ये मोशन लाए वो टोटली गैर कानूनी है। अगर थोड़ी बहुत इनको अकल होती या अगर थोड़ा बहुत भी ये गौर विचार करते उसके तरीकेकार पे, तो आज इनकी ये हालत ना होती। आपको अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाना होता है तो पहली बात तो वो खुद सरकार नहीं कर सकती, वो अपोजिशन को लाना होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 91 क्लॉज 6, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करना होता है, पीएम खुद नहीं कर सकता। यहाँ पे पहली बात इनका वो स्लैश हो गया। सेकेंडली आर्टिकल 91 की अगर आप बात करें, क्लॉज ए उसका कहता है कि मिनिमम 20% ऑफ द हाउस के जो मेंबर्स होंगे उनको रिटर्न में ये जाके जमा कराना होगा, 20% उसके बाद ही ये ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख लें। आर्टिकल 58 को आप ले आए तो फिर इनका ये बिल्कुल ही गैर कानूनी, हम जब भी कोर्ट में जाएंगे स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। और हमें पता है हमारे पास कितने मेंबर्स हैं जो अभी इनके खिलाफ हैं, जो कुछ टाइम मांग रहे हैं। और यही वजह थी कि इमरान नियाजी ने एकदम से घंटों और दिनों के अंदर अंदर मोस्ट अर्जेंट बेसिस पर ये किया। उसको पता था कि अगर वो 10-12 दिन का हफ्ते का भी टाइम लेता तो हम इसके नंबर्स को माइनस कर लेते। तो हम हर तरफ से बहुत अच्छी तरह से इन पे हावी हैं। और यही वजह है, आपने देखा 9 बाई इलेक्शन हुई डॉक्टर साहब, 9 इलेक्शन में से 8 इलेक्शन रूलिंग पार्टी हारी है। यानी कि उनके बयानिए को अवाम ने, कौम ने, इनके वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया है। वही वजह थी गिलानी साहब जिस तरह से जीत के आए, और वही वजह थी कि हम असूलन अपने असूलों पर जीत कर बैठे हुए हैं। हमारी विक्ट्री है। असूलन जो चेयरमैन सेनेट है वो यूसुफ गिलानी साहब को ही बनना चाहिए था और वो ही बनेंगे। तो इन सब चीजों को आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ पीडीएम भी काफी कॉन्फिडेंट है। अगर हमारे कहने पर हमारी एडवाइस ना लेती तो शायद ये कामयाबी आज नहीं होती और इमरान नियाजी और उसकी हुकूमत इतनी बुखलाहट के शिकार आज ना होती। तैमूर तालपुर साहब ये बताइएगा सर, जरदारी साहब का जो गिला है कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, इसाक डार को वोट डालने आना चाहिए था, सर बात तो ठीक है ना, आपकी पार्टी के इतने लोगों पर मुकदमात हैं, इतने लोग कुछ जेल में हैं, कुछ जमानतों पे हैं, तो सर फिर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात पे मजबूर किया जाएगा कि उनकी क़यादत को भी आना चाहिए, मुकदमात फेस करने चाहिए बजाय इसके कि इस मुल्क से फरार हासिल करें? डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि हम अपना बयानिया किसी पे भी मुसल्लत नहीं कर सकते। हम एक सच्ची बरादराना एडवाइस दे सकते हैं, वो आसिफ साहब ने दी है। आसिफ ज़ारी वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के 12 साल झूठे फेक केसेस में जेल काटी, यानी कि अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, सियासत के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होने के नाते उन लोगों ने ये कुर्बानियां दी। तो उनके लिए ये बहुत छोटी बात है जेल में जाना, ब्यूरोक्रेसी से लड़ना। हम समझते हैं कि ये ही स्पिरिट हम सब में होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम एक्सेल करें, अगर हम चाहते हैं कि हम इन सब मुसल्लत हुए हुकूमत से जान छुड़ाएं, तो उसके लिए हमें बोल्ड डिसीजन लेने होंगे और ये कुर्बानियां देनी होगी जो हम देने को तैयार हैं। सर क्या ये बात दुरुस्त है कि ये भी अब पीडीएम की जानिब से या मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहती? यही वजह है कि इस्तीफों के ऑप्शन पे जाने की जब भी बात की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कह दिया जाता है कि इस्तीफे नहीं। हालांकि फजल रहमान साहब का भी कहना है कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च किसी सूरत भी कारगर साबित नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल बातें चल रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं। कुछ लोग ये बातें, कुछ एंकर पर्सन भी ये बातें कर रहे हैं, पर हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है सिंध हुकूमत की। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमें सिर्फ ये खदशा है कि कहीं कोई ऐसा कदम हम ना उठाएं जिससे हमारा नुकसान हो जाए, हमारे सूबे का नुकसान हो, हमारे मुल्क के लोगों का नुकसान हो। जो ऑलरेडी अपने आप को एक डिक्टेटर समझता है उसके पावर और ज्यादा इतने ना बढ़ जाए कि फिर कल इस मुल्क का नुकसान बढ़ता जाए, डेफिसिट बढ़ता जाए, कर्जे बढ़ते जाएं, लोगों से जुल्म और ज्यादती होती जाए। तो ये हमारी सोच है। जब भी सही वक्त आएगा, जब हम समझें कि इट्स द राइट टाइम टू स्ट्राइक, हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने को तैयार थे और तैयार होंगे।
ठीक है तैमूर तालपुर साहब, अभी आपसे मजीद गुफ्तगू करनी है खासतौर पे सिंध काबीना के इजलास के हवाले से और सिंध में लॉकडाउन के हवाले से। सर यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो तैमूर तालपुर साहब से हम बात करेंगे लॉकडाउन और जो सिंध काबीना के इजलास में आज फैसले किए गए हैं, निजी अस्पतालों को जो मंजूरी दी गई है वैक्सीनेशन के हवाले से, इन तमाम मौजूद पे बात होगी। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाजरीन हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध में लॉकडाउन के हवाले से भी, क्योंकि अब सिंध में जो है ना वो जो बाज़ार हैं, वो मॉल्स, दुकानें, तमाम कारोबार जो है वो रात 10 बजे बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो ताजिर तंजीमें हैं उनकी जानिब से मजम्मत आई है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जनाब शर्जील गोपलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब तैमूर तालपुर साहब, जिनसे हम गुफ्तगू जारी करना चाहेंगे। जी तैमूर तालपुर साहब, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। थैंक यू अगेन डॉक्टर। सर ये आज जो सिंध काबीना में फैसले किए गए, जिसमें सबसे अहम फैसला जो कि निजी अस्पतालों और लेबॉरेटरीज को अब वैक्सीनेशन करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है वो क्वालिटी वैक्सीनेशन की और कीमतों का जो कंट्रोल है वो करेगा। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि हम बहुत स्पीडी वैक्सीनेशन कराएं। हम चाहते हैं कि हम बाकी सूबों से जिस तरह आगे हैं उसी तरह आगे रहें। जिस तरह से आपको पता है कि हमने जब परमिशन मांगी थी फेडरल गवर्नमेंट कि वो हमें इजाजत दें कि हम प्राइवेटली सिंध हुकूमत खुद अपनी तरफ से ये वैक्सीन इंपोर्ट करे चाइना से, उसको डिले करते गए, लेटर्स के जवाब नहीं आए, क्वारीज बढ़ाते गए। तो अगर हमारा इन्होंने कहना माना होता तो आज शायद सिंध का एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का ऑलरेडी कर चुका होता ये सारा काम, और बाकी सूबे बहुत पीछे होते। पर इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए वफाक ने हमें ये इजाजत नहीं दी। अब जो हमें इजाजत मिली है तो आपने देखा 11 सेंटर्स कराची में हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सेटअप कर रहे हैं। हम बहुत स्पीडली ये काम कर रहे हैं। ये प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट लेबोरेटरीज को ये मकसद ये था कहने का कि वो हमारे साथ हाथ बटाएं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो नामवर लेबोरेटरीज हैं, हम उन सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं। पर इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक हमारा इनके ऊपर नजर नहीं होगी, जब तक हम नहीं देखेंगे कि टोटल ट्रांसपेरेंसी है, ओवर प्राइसिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर वैक्सीन चल रही हैं टाइम वाइज, प्लस उसके साथ साथ क्वालिटी वो मेंटेन हो रही है, उनके जो वैक्सीनेटर्स हैं जो ये वैक्सीन लगा रहे हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हैं, उन सब चीजों पर नजर रखने के लिए हमने हेल्थ केयर कमीशन को भी अपने साथ रखा है और हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसको मॉनिटर करता रहेगा। जी अच्छा सर, वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी मजम्मती करारदाद काबीना ने पास की आज। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन सिंध में लगाने का फैसला किया गया, रात 10 बजे तक कारोबार को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, सर नहीं समझते कुछ अर्ली, इस वक्त सिंध में इतने केसेस नहीं हैं, हॉस्पिटल्स में भी हालात बेहतर हैं, तो ताजिर तंजीमों का काफ़ी रिएक्शन इस पे सामने आया है। मेरे साथ इस वक्त शर्जील गोपलानी साहब भी मौजूद हैं। अक्सर प्रोग्राम में आप साथ होते हैं तो इत्तेफाक ऐसा है कि शर्जील गोपलानी साहब मौजूद होते हैं, तो इनकी जानिब से भी ये कहना है कि मईशत के लिए और कारोबार की बेहतरी के लिए शायद कुछ अर्ली फैसला कर लिया गया। क्या कहते हैं सर? शर्जील साहब मेरे भाई हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और हम कोशिश पूरी यही करते हैं कि हम कोई भी ऐसा इक़दाम ना करें जिसमें ताजिर बरादरी की कोई मईशत को या उनके कोई जॉब्स को, उनके कारोबार को नुकसान ना हो। आपने देखा कि शुरू से लेके हर इशू में, हर मामले में, कोरोना जब से शुरू हुआ तो सिंध हुकूमत सबसे आगे थी और बाकी सारे सूबे सिंध को और मुराद अली शाह साहब को फॉलो कर रहे थे। इसी तरह से आपको याद होगा जो हमारे वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जब ये सिचुएशन वर्सन हो रही थी और जब मुराद अली शाह साहब हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई अपना ख्याल करो, SOPs फॉलो करो, तो वो शख्स ओवरडोज में या किसी ख्यालात में या किसी और दुनिया में था जिसने आके नेशनल टीवी पे कहा कि घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, नजला है, जुकाम है, ठीक हो जाएगा, कैरी ऑन करें, अपना लाइफस्टाइल चलाते रहें, कारोबार चलाते रहें। और उसी टाइम पे जब हम सख्ती कर रहे थे तो गवर्नर साहब कह रहा था ताजिर बरादरी को कि जाओ दुकानें जबरदस्ती तोड़ के खोल दो। तो हमने हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड रहे हैं सबके साथ।
हम समझते हैं ताजिर बरादरी के क्या इश्यूज हैं, क्या मैटर्स हैं, क्या मामले हैं, बट वी हैव टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ देम। हमें खदशा है, हालांकि सिंध की सिचुएशन बेहतर है, पंजाब की और बाकी केपीके की सिचुएशन बहुत खराब है। हम चाहते हैं कि हम इसी तरह से रहें, जो हम हल्का हल्का सा बहुत बहुत स्लाइट सख्ती जो बहुत जरूरी हो कर रहे हैं, ताकि खुदा ना खास्ता हम भी उस लेवल पे ना पहुंच जाएं। पहले भी आपने देखा जब पिछला लॉकडाउन आया तो हमारी ताजिर बरादरी हम पे नाराज हो गई और हमने भी थोड़ा जल्दबाजी की क्योंकि सिचुएशन वर्सन हो रही थी। पर जब हम बैठे इनके साथ, हमने इनकी बातें सुनी तो हमने इनका कहना माना, जो इनकी टाइमलाइन थे वो हमने एक्सटेंड कर दिए, जो इश्यूज इनको थे जो ये फेस करते वो भी हमने इनकी मर्जी के साथ की। तो अब भी कोई ऐसा इशू होगा, हम ताजिर बरादरी से कभी दूर नहीं जाएंगे। हम सियासी लोग हैं, हम सियासत करना जानते हैं और हम बाकी सब लोगों को, सब तंजीमों को, खासतौर ताजिर बरादरी को अपने साथ चलाएंगे। कभी भी हम वन साइडेड नहीं चलेंगे। अच्छा, यानी सर इसमें अब मजीद रिलैक्सेशन की जाएगी या 15 अप्रैल तक ये लॉकडाउन इसी तरह बरकरार रखा जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि 15 अप्रैल तक ये लॉकडाउन इसी तरह रहे। हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं बहुत क्लोजली सिचुएशन को। लेट्स सी 5 दिन 10 दिन अगर सिचुएशन ऐसी रहती है, खराब नहीं होती है, इनफैक्ट अगर बेहतरी की तरफ भी आती है तो हम इस लॉकडाउन को पहले भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छा, यानी पहले हटाया जा सकता है लॉकडाउन, हो सकता है कि इसको रिलैक्स कर दिया जाए। बिल्कुल डॉक्टर बुलंद, अगर सिचुएशन बेहतर होती रही, इसी तरह रही, खराब ना हुई तो इसको हम पहले हटा सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर सिचुएशन वर्स हुई तो फिर हम ताजिर बरादरी के साथ बैठ के इस पे बातचीत करेंगे। पर मैं समझता हूं कि ऐसी कोई इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी। वी आर जस्ट बीइंग वेरी वेरी कॉशियस एंड वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, शर्जील गोपलानी साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी तालपुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट ने ये बात सही है कि इस वक्त जिस तरीके से पंजाब का और केपी का जो फैसला आया है उस तरह स्टेप नहीं उठाया। लेकिन सर कल जो ऑर्डर इशू है उसकी वजह से हुआ प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हुआ है सर, रजब में फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज जितनी भी है वो आपका ईद की तैयारी के लिए माल तैयार कर देती हैं। रजब के महीने में प्रोडक्शन चल रही होती है, शाबान के महीने में होलसेलर और रिटेलर अपनी परचेजिंग करके दुकानों में माल ले आते हैं और ईद का जो सीजन रमज़ान का महीना है उसमें आपकी शॉपिंग शुरू हो जाती है। कल हुआ ये सर अचानक से जब ये ऑर्डर आया है तो मार्केटों ने जो ऑर्डर दिए हुए थे वो उन्होंने कैंसिल करना शुरू कर दिए। अगर फॉर सेक किसी ने 1 करोड़ का ऑर्डर दिया था तो बोला मुझे 20 लाख का माल दे दो। ऐसा नहीं हो कि सिंध गवर्नमेंट भी लॉकडाउन पे चली जाए और हम फिर आगे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सर पिछला कोरोना बहुत भयानक तजुर्बा रहा है हमारा। सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल हमारे साथ आकर में कोऑपरेट किया और सईद गनी साहब के दफ्तर में जो रात को देर तक मीटिंग हुई और इसके बाद वज़ीर आला साहब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हम मान रहे हैं कि जो इस दफ़ा कोरोना मिस हैंडल हुआ है इसमें सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी कोताही अगर देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट की है। फोर्थ सेक्टर में आपको मिसाल देता चलूँ, आप सर पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल नहीं था कि हम एयरपोर्ट पे जितना भी हमारे जो बाहर से लोग इनबाउंड आ रहे हैं तो उनको हम कोरोना टेस्ट करके घर जाने देते या होटलों में जाने देते तो हम इस लहर से बच सकते थे। सर अगर फेडरल गवर्नमेंट की कोई थोड़ी सी कोताही हुई है या कोई मामला हुए हैं तो इसका खमियाजा सर ताजिर बरादरी क्यों भुगते? पिछले लॉकडाउन में हमारा अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। आप यकीन करें 30% से ज़्यादा ताजिरों ने अपनी प्रॉपर्टी, मुझ समेत मैंने खुद अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपना कर्जा पूरा किया है क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने का जो सेटबैक था इतना खतरनाक था कि हम आज तक वापस नहीं खड़े हो पाए। तो सर प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट ये है, जो बात अभी आपने जिस तरह की, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा आवाम का साथ दिया है और स्पेशली पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और हमेशा जमहूरियत की दाई रही है और जमहूरियत को मानने वाली। सर कम से कम एक स्टेटमेंट किसी तरह चला देंगे रमज़ान में ताजिरों को जो है स्पेशली जो मार्केट्स और मॉल हैं उनको सही तरीके से कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। आप होलसेल मार्केट के टाइमिंग भले कम रखें, हम तैयार हैं इसके लिए, लेकिन सर ये जो मार्केट्स और मॉल हैं उनका पूरे साल का जो बिजनेस होता है वो ये ईद का सीज़न होता है। अगर इसमें भी ये रह गए, वैसे ही आप देखें किस तरीके से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा क्राइम रेट कहाँ जा चुका है। और सिंध गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो सिंध गवर्नमेंट कम से कम सिंध में हमें कारोबार करने की सही तरीके से इजाजत दे। क्या कहते हैं तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से? देखें, मेरे भाई ने कोई भी नाजायज बात नहीं की है, बहुत टू पॉइंट और बहुत जायज इनकी डिमांड है जो हमें पूरी करनी चाहिए। मैं जल्द ही रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब को कि हमारी एक ताजिर बरादरी के साथ मीटिंग रखाएं, थोड़ा 1-2 दिन जरा इनको आने दें फिगर्स को, क्योंकि हमारी भी थोड़ी बहुत बाइंडिंग होती है। हम कोशिश तो पूरी करते हैं कि सिंध, क्योंकि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट खुद कफील है अपने फैसले करने पर एनसीओसी के फैसले हमें कुछ ना कुछ हद तक मान्य होते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो दूसरे सूबों ने किया है वो हमने नहीं किया है और हम इंशाल्लाह नहीं करेंगे, पर वील जस्ट वेट फॉर सम फिगर्स एंड बहुत जल्द इंशाल्लाह मीटिंग रखेंगे
हमारे भाई को बुलाएंगे, बाकी बरादरी को बुलाएंगे, ताजिर बरादरी को, और इंशाल्लाह ताला जो इनके होंगी बातें जो जायज मुझे सुनने में भी आ रही है, लग भी जायज और है भी जायज, उन पर हम अमल भी कराएंगे। 1-2-4 दिन का मेरे ख्याल से फर्क हो सकता है, वो भी जरा ये जहन में रखें, थोड़ा उसका एक लिमिटेशन होगी, पर इनकी बातें टोटली जायज है, उन पर अमल वदल किया जाए। और खासकर ये जो ऐलान चाहते हैं हो ईद के हिसाब से, वो भी हम बिल्कुल अनकरीब कर देंगे। ये भी रिक्वेस्ट मैं कल सीएम साहब को भेज दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पीपल्स पार्टी और सूबाई वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब तैमूर तालपुर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे NA 249 के बाई इलेक्शंस के हवाले से। ये सीट जो कि फैसल वाडा के सेनेटर मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हुई है, इस पर बाई इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। रमज़ान में ये बाई इलेक्शंस होने हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी डिमांड भी है कि इन बाई इलेक्शंस को थोड़ा आगे कर लिया जाए, ताकि लोग रमज़ान मुबारक से फ्री होकर आराम से अपना वोट कास्ट कर सकें। नाज़रीन, आज मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तकरीबन 10 कागजात नामजदगी जमा कराए, जिसमें पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से 3 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, साथ साथ हुमायूं उस्मान और हफीजुद्दीन ने भी अपने कागजात नामजदगी आज जमा कराए NA 249 के लिए। इस सीट को काफ़ी अहमियत हासिल हो गई है, एक तो फैसल वाडा के जो सेनेटर मुंतखब होने की वजह से, और फिर जो पार्टीज़ हैं वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आती हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि पाक सरजमीन पार्टी ताज़ी हवा का झोंका जो है ना, ताज़ा हवा का वो साबित होगी। और इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी जनाब शब्बीर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। 3 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, तो मेन कैंडिडेट फिर हम यही समझें कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो खुद इस इलेक्शन को लड़ेंगे? इंशाल्लाह ताला मुस्तफा कमाल साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 3 नॉमिनेशन पेपर हमने जमा कराए हैं। उसमें सईद मुस्तफा कमाल साहब हैं, दूसरे फिर हमारे पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं सईद हफीजुद्दीन साहब, और तीसरे हमारे मेंबर नेशनल काउंसिल हैं और केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं हुमायूं उस्मान राजपूत साहब। तो 3 नॉमिनेशन पेपर आज हमने सबमिट कराए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इलेक्शन सईद मुस्तफा कमाल साहब ही लड़ेंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। अच्छा सर, मुस्तफ़ा कमाल साहब का खुद का ये कहना था कि हार और जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कोशिश भरपूर की जाएगी। तो सर अज़्म क्या है, क्या उम्मीदें हैं, ये बताएं मुझे। देखिए, हम तो पूरी उम्मीद हैं, इसलिए पूरी उम्मीद हैं कि ये जो हल्का है, आपको पता है कि आज से कुछ 2.5-3 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, इस हल्के की आवाम ने PTI के नुमाइंदे जो थे फैसल वाडा साहब, उनको कामयाब कराया था और चंद से वोटों से जीते थे, चंद 100 वोटों से, क्योंकि इनके मध्य मुकाबिल फीमेल लाइन के शिबाज शरीफ साहब थे, लेकिन शायद 600-700 वोटों से वो जीत गए थे। लेकिन जीतने के बाद में वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। इलेक्शन से पहले जब जाहिर है वो हल्का मसाइल से 2-4 था, यही फैसल वाडा साहब वहां पर जा रहे थे, कचरे में बैठकर सेल्फियां बना रहे थे। सर वहां तो घर भी ले लिया था उन्होंने और कहा था मैं यहीं रहूंगा, इसी हल्के में रहूंगा। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, उन्होंने डिलीवर नहीं किया, उनकी परफॉर्मेंस 0/0 रही, तो वहाँ के हल्के की आवाम मायूस है। जब हल्के की आवाम मायूस है तो यकीन पर लोग नाराज हैं, उस हल्के के लोग। अब मुस्तफा कमाल साहब ने, हमने जो पार्टी ने फैसला इसलिए किया फैसला कि एक तो नेशनल असेंबली की सीट है, हम चाहते हैं कि सैयद मुस्तफा कमाल साहब पूरे कराची की और खुसूसी हल्के की आवाज बनकर कौमी असेंबली में आवाज बने और मसाइल हल करने की अपनी भरपूर कोशिश करें, क्योंकि सैयद मुस्तफा कमाल से पहले भी ज़ाहिर लोगों ने उनको काम करते हुए देखा है। वो कराची के जब नाजिम थे, मेयर थे, उन्होंने डिलीवर किया, काम किया, एक उनका विजन है। और अभी हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसे इख्तियारात दे, हमारे पास कोई इतने वसाइल हों कि हम कराची के लोगों की खिदमत कर सकें। जब हम पहले कराची के, जो ये हमारा जीना है, जब हम कराची के लोगों को जीत लेंगे, कराची के लोगों के दिलों को जीतेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश है पूरे पाकिस्तान में ये हमारा पैगाम फैले और पाकिस्तान में हम ऐसा इंकलाब बर्पा करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जो उम्मीदें वो सैयद मुस्तफा कमाल साहब पर लगी हुई हैं, क्योंकि PTI को तो पाकिस्तान ने कामयाब करवाया ना वोट देके पाकिस्तान की आवाम ने। लेकिन आज 2.5-3 साल गुजरने के बाद भी आप देखें कि लोग मायूस हैं, महंगाई इस कदर हो गई। आप देखेंगे आज चीनी 110 रुपए किलो बिक रही है, आटा आज 70 किलो रुपए बिक रहा है,
दवाइयां महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। फिर चलो मुल्क की बात ना करो, इस कराची शहर की बात करें तो आप कराची को देखो कि कराची बिल्कुल इस पीपल्स पार्टी ने जो 13 साल से इक़्तिदार में मौजूद है, कराची को खंडर बना दिया है। कराची की कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। कराची से कमाते तो सब हैं, लेकिन कराची में लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आज कराची के अवाम देखें कि कराची के अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर नहीं है। कितना वक्त तरीन निजाम सिस्टम खराब हो गया ट्रैफिक का, बदहाली का शिकार है कराची। केवरेज का यहाँ कोई निजाम नहीं है, पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, कराची में अस्पताल नहीं है, ना कोई नई यूनिवर्सिटी बनी है। तो फिर कराची जो एक अरूसुल बलाद शहर है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, तो कराची जाहिर है जब टैक्स दे के इस मुल्क का पहिया चला रहा है तो फिर कराची के अवाम का भी हक है ना। और कराची के अवाम में आपको पता है कि अवाम में पूरे मिनी पाकिस्तान है, सब लोग रहते हैं। और इस हल्की जो हल्का है बल्कि कहूँगा ये भी एक मिनी पाकिस्तान है, क्योंकि सब पूरे पाकिस्तान से लोग आकर आबाद तमाम कौमियत के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जो फैसला किया मुस्तफा कमाल ने बेहतर फैसला किया है। इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की पाकिस्तान से मुकम्मल यकीन है कि हम जरूर जीतेंगे और जीतकर हम आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और आवाम के ही काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर, यौम तासीस के हवाले से क्या तैयारियां जारी हैं और किस तरह मनाया जाएगा इसे? देखिए इकबाल साहब, यौम तासीस हम एक दफा मीर खास में मना चुके हैं, फिर एक दफा हम हैदराबाद में मना चुके हैं, कराची में। अब इंशाल्लाह ताला यौम तासीस जो कि हमारा 23 मार्च को होता है, 5 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन 23 मार्च को हमने डेट शायद वो पहले पीडीएम जो 26 मार्च को फ्राइडे आ रहा था वो हमने प्रोग्राम फिर उसको थोड़ा अर्ली कर लिया। तो अभी 19 मार्च को हमारा प्रोग्राम है कोयटा में। तो हम इंशाल्लाह कल जा रहे हैं कोयटा, शहीद मुस्तफा का हम सब लोग कोयटा जा रहे हैं और हमारा 5वां यौम तासीस होगा। इसलिए कि अगर सिंध के बाद अगर हमारा सबसे बेहतर काम है तो वो बलूचिस्तान में है, कोयटा में है। तो हालांकि वहाँ पर बलोच आबाद है, वहाँ पर पश्तून आबाद है। अभी कुछ अर्से पहले हमने सोराब कोट पर बहुत बड़ा जलसा किया, 8 से 10 हजार लोग सिर्फ हमारे पश्तून भाई थे। तो लोगों को मुस्तफा कमाल का नैरेटिव समझ में आ रहा है, उनका पैगाम समझ में आ रहा है। हमने इस शहर से नफरतें खत्म की है, मोहब्बतों को हमने आम किया है और यही मोहब्बत का पैगाम लेकर हम कोयटा जा रहे हैं। और आज से 1 साल पहले यही मोहब्बत का पैगाम लेकर हम लाड़काना गए थे, भुट्टो के शहर जो है लाड़काना, और वहाँ पे बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था। हमारे सिंधी भाई ने बड़ा वेलकम किया था। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि बलोचिस्तान में हमारे बलोच भाई और जो पश्तून भाई है वो हमें वेलकम कहेंगे। बस इसी तरह से हमारा प्रोग्राम है कि हम कभी लाहौर में प्रोग्राम करेंगे। ये हमारी नेशनल पार्टी है और हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हमारा ये पैगाम फैले तेजी के साथ, ताकि लोगों को हम अपना मैसेज दे सकें और सब एक पाकिस्तान के झंडे तले मुत्तहिद होकर इस पाकिस्तान को असलम कायदे का पाकिस्तान बना सकें। जी शबीर भाई, सिंध में जो लॉकडाउन का फैसला किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से और रात 10 बजे तक तमाम कारोबारी मराकज़ को बंद करने की बात की जा रही है, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है सर? मेरे साथ शर्जील गोपलानी साहब भी मौजूद हैं जो ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा हैं, इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और इनका काफ़ी जो है ना इन्होंने एहतजाज का इजहार किया है कि ये इस तरीके का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। आपकी पार्टी क्या कहती है सर इस हवाले से? देखिए लॉकडाउन नहीं समझता हूँ कि जहाँ एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए और पहले भी सिंध में बड़ी अच्छी एहतियाती तदाबीर की जिसकी वजह से हमने काफी रोकथाम की इस कोरोना वायरस से बचे, लेकिन बाद में कुछ बेहद एहतियाती भी हुई जिसकी वजह से बहुत से लोग इससे मुतासिर हुए। ज़ाहिर है पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है, तो इससे हम जितना एहतियात कर रहे हैं एसओपीज को हम फॉलो करें तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन की आड़ के अंदर फिर बाज़-औक़ात बहुत से लोग बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले हैं, ठीक है मतलब लॉकडाउन होना चाहिए लेकिन उनका भी ख्याल रखा जाए कि वो किसी तरह से कोई लोग बेरोजगार ना हो। पहले तो हमारे मन तक समझ में नहीं आ रही थी लॉकडाउन की कि हफ्ता और इतवार को ऐसा लगता था कि शायद कोरोना छुट्टी कर रहा है कोरोना वायरस, और बाकी दिनों में वो कोरोना वायरस आ रहा है। तो एक अजीब किस्म की मंतक है। हाँ, ऐसी पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए हुकूमत को जिससे आवाम का फायदा और आवाम ये रोकथाम की जा सके इस वायरस की। तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे इकदाम होने चाहिए क्योंकि तेजी के साथ आप देख रहे हैं कि अब टीवी की रिपोर्टें, दीगर जो रिपोर्ट है उससे यही जाहिर हो रहा है कि कोरोना वायरस फिर तीसरी जो वबा आई, तीसरी जो लहर आई है वो तेजी के साथ स्प्रेड हो रही है। तो हमें इस पर फॉलो करते हुए इंशाल्लाह फिर हमें रोकथाम करनी चाहिए इसकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी शब्बीर कायम खानी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। हमारे साथ सब प्रोग्राम में शरीक हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब। अब सर, कहा यह जाता है कि लॉकडाउन का फैसला सख्त ज़रूर है, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था तो आमतौर से ताजिर बिरादरी की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी बहुत देखी गई। कहीं जो है वो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। लोग मास्क पहने या ना पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें या ना करें, रश लगाएं, कतारें लगाएं, किसी पर कोई रोक टोक नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, ये सारी अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट का काम है, वो पब्लिक को अवेयरनेस देती और इसको अमली जामा बना दी। हुकूमत अपनी चीज़ों में फेल होने के बाद आवाम पे और ताजरों पे ये चीज़ें डालना ये मुनासिब नहीं है। देखिए, हम अपनी दुकान में हम अपनी ज़ात तक तो हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक राहगीर को या कोई मार्केट में ग्राहक आता है उसको इम्प्लीमेंट कराना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ दुकानदारों में, बाज़ मॉल्स में, बाज़ जगहों पे बगैर मास्क के एंट्री नहीं है, जैसे बैंकों में नहीं एंट्री दे रहे थे। तो इस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है उसने तो अपना किरदार अदा किया। ये लहर जो आई है, जो कि गवर्नमेंट दे रही है और जो स्पेशलिस्ट हैं कोविड्स के, उनका कहना ये है कि ये लहर यूके का जो है वो आई है, उसकी वजह से हुआ है। बहुत आसान तरीका था, हुकूमत अगर चाहती, हेल्थ डिपार्टमेंट चाहता, तमाम हमारे एयरपोर्ट्स कितने हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट कैरियर्स आती हैं, उधर वहाँ पे 5-5, 10-10 डॉक्टर्स बिठा के, आप ये लैब टेक्नीशियंस बिठा के आप वहाँ पे कोविड टेस्ट करके उनको घर जाने देते और अगले 24 आवर्स तक आपके पास रिपोर्ट आ जाती, उनको फिर आप बाहर निकालते या उनको क्वारंटाइन करवा देते। अपनी नाअहली, अपनी गलती आवाम पे और ताजिरों पे डालना ये मुनासिब नहीं है। और पिछले आपके ख्याल में जो है इससे चाहे मार्केट्स में एसओपीज का ख्याल किया जाए या ना किया जाए, कोरोना नहीं फैलेगा? देखें, आप अगर देख लें पिछले एक साल में कौन सी मार्केट से आपके पास रिजल्ट आए कि यहाँ से कोरोना फैला है। आप ये इस वक्त जो आपके पास कोरोना के केसेस आ रहे हैं, हुकूमत खुद कह रही है कि ये जो लहर आई है ये यूके की आई है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मार्केट में फैला होता तो हुकूमत तो हमारा एक साल में जीना आराम कर देती। हमें तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1 शाबान को क्यों ये स्टेप उठाया जा रहा है। ये सियासी मसला है या अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये ताजिरों पे, मईद की मैशियत पे ये बोझ डाला जा रहा है। तो सर, रात 10 बजे देखिए ना, कहा यह जाता है कि जितनी देर दुकानें खुलती हैं लोगों का टर्नओवर वही होता है, चाहे आप पूरी रात भी दुकानें खोल के बैठे, जिस शख्स ने जो शॉपिंग करनी है वो जो टाइमिंग अलॉटेड है उसमें ही शॉपिंग कर लेंगे। देखिए, हमें 10 बजे से मसला नहीं है, हमें मसला ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादत का महीना है। हम गर्म मुल्क में रहते हैं। दूसरी बात, हम कारोबारी लोग वो सारा दिन काम करके घर जाके रोज़ा इफ्तार करके तरावी पढ़ के बच्चों को लेके शॉपिंग के लिए, हम पूरा महीना तो शॉपिंग हर बंदा नहीं करता, 2 दिन 3 दिन में अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करके वो घर आ जाता है। तो आप जो है रमज़ानुल मुबारक में शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर और जो इलाके जहाँ पे मुख्तलिफ हैं शॉपिंग के, उन पे गवर्नमेंट ये करे कि कम से कम गेट लगा दे, वहाँ पे जो है आपको सैनिटाइजर प्रोवाइड करे, मास्क प्रोवाइड करे, अवेयरनेस दे और लोगों को शॉपिंग करने दें। अगर वर्किंग आवर्स ज़्यादा होंगे तो ही आप कोरोना से भी जो है निकल जाएंगे और आपकी मैशत पे बोझ भी नहीं बढ़ेगा। यानी ताकि रश कम हो तो फिर ज़्यादा लोग एक वक्त में नहीं आएंगे और इस वजह से कोरोना से जो है ना एसओपीज भी फॉलो की जा सकती हैं और कोरोना से बचा भी जा सकेगा। बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब। आज आपकी वजह से हमें उम्मीद भी है कि सिंध गवर्नमेंट के बहुत जल्दी ऐलान आ जाएगा कि वो रमज़ान में हमें फुल टाइम कारोबार करने की इजाज़त देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कोरोना पर काबू भी पा लिया जाएगा और ताजिर हजरात को ये रिलैक्सेशन जो है दोबारा से ये भी मिल जाएगी रमज़ानों में, ताकि मईशत को बेहतर बनाया जा सके। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।